जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी AK खत्री लेक्चरर। और हम लोग बात कर रहे थे राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित। तो उससे संबंधित थोड़ा सा एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यानी हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई उसके बाद जो छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई और उसमें भी जो शक्तिशाली साबित हुए वो राजपूत कहलाए। और 7वीं से 12वीं सदी तक का काल राजपूत काल कहलाता है, ये भी हमने पढ़ा था। और सिंध ने भी इसको नाम दिया था राजपूत काल। फिर राजपूत कौन थे ये भी हुआ कि राजपूत शब्द का जिक्र कहाँ कहाँ हुआ, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, कहाँ कहाँ बताओ। एक तो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, कालिदास के नाटकों में हुआ, बाणभट्ट का हर्षचरित कादम्बरी, इन सब में राजपूत शब्द का जिक्र हुआ है। चीनी यात्री हेनसांग जो हर्षवर्धन के समय आया उसने भी कहीं कहीं क्षत्रिय और राजपूत लिखा। किसको? राजाओं को। ठीक है, फिर राजपूतों को वैदिक आर्य की संतान गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था और शिवी वैद्य ने कहा था। क्यों कहा था वो हमने पहले पढ़ा। फिर अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति किसने मानी है, तो चंद बरदाई ने मानी। किसने मानी? चंद बरदाई ने मानी। और कहीं कहीं कर्नल जेम्स टोड ने भी इसका समर्थन करा है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना। उन्होंने अलग रेफरेंस में समर्थन किया है और ये क्रम ध्यान में रखना। पहले परमार, फिर चालुक्य, फिर प्रतिहार, और लास्ट में जब ये भी राक्षसों को हरा नहीं पाए तब वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, वो कहलाए चौहान। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई राजपूतों की, ऐसा किसने माना? ऐसा एक तो DR भंडारकर ने माना, विजय शिलालेख है। फिर कौन है बताओ? फिर गोपीनाथ शर्मा है। फिर महाराणा कुंभा ने जयदेव की जो गीत गोविंद की टीका लगी उसमें भी राजपूतों को ब्राह्मण की संतान बताया। लेकिन दशरथ शर्मा एक ऐसे शर्मा थे जिन्होंने राजपूतों को शर्मा नहीं माना, यानी ब्राह्मण नहीं माना। क्यों नहीं माना? और उन्होंने कहा कि भाई राजपूतों के जो पुरोहित होते थे ये उनका गोत्र अपना लेते थे, इसलिए ये भ्रम हो जाता है। इसलिए इन्होंने क्या किया? खंडन किया। और ये क्वेश्चन कई बार आता है। अगला है राजपूत विदेशियों की संतान थे। तो एक तो टोड है, टोड ने इनको शक किया, शीतियन जाति से माना टोड ने। ठीक है, फिर दूसरा है VA सिंध, इन्होंने हूणों की संतान बताया राजपूतों को। किसकी? हूणों की संतान बताया राजपूतों को VA सिंध ने। ये बात हमने करी। फिर गुहिल वंश हमने पढ़ा कि भाई गुहिल वंश के लोगों ने कहाँ शासन किया? राजाओं ने मेवाड़ में किया। मेवाड़ कहाँ था? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। और अबुल फजल ने इनको इनको नौशेरवा वंश के या नौशेखा से संबंधित बताया। और कर्नल टोड ने वल्लभी के शासकों से संबंधित इन्हें माना। और हीराचंद ओझा का क्या मानना है कि 566 के लगभग गुहिलों ने अपना शासन स्थापित किया। फिर हमने बप्पा रावल पढ़ा। बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ का शासक था। कौन? मानमोरी, उसको हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया, हमने ये पढ़ा था। राजधानी इसकी नागदा थी। कैलाशपुरी में एकलिंग जी या लकुलिश जी का मंदिर बनाया। और लकुलिश जी एकलिंग जी यानी मेवाड़ के जो राजवंश थे उनके कुल देवता थे, यानी गुहिल वंश के कुल देवता थे। ओझा ने बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज बताया और बप्पा कालभोज की क्या थी? उपाधि थी। फिर श्यामल दास की रचना ये वीर विनोद, इन्होंने कहा कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। फिर CB वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से करी, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हमने पढ़ा जेतर सिंह। जेतर सिंह 1213 से 1253 है। 1227 में भूतला का युद्ध हुआ इसका इल्तुतमिश के साथ, जो दिल्ली का गुलाम वंश का शासक था। कौन? जेतर सिंह। और इसका वर्णन मिलता है जय सिंह सूरी के हमीर मद मर्दन में। किसमें? जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मद मर्दन में मिलता है, जिसे जिसमें इल्तुतमिश को भी हमीर कहा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर हम पढ़ेंगे रतन सिंह पढ़ा, हम शायद रतन सिंह पढ़ लिया है, तो एक बार रतन सिंह के बारे में और देख ले। 1302 से 1303। और दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी उसने इस पर आक्रमण किया। और अलाउद्दीन ने क्यों आक्रमण किया? इसके दो कारण हैं। एक तो साम्राज्यवादी उसकी महत्वाकांक्षा, दूसरी चित्तौड़ का सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता थी। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने एक पद्मावत ग्रंथ लिखा, उसमें आक्रमण का कारण रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करना बतलाया। और दशरथ शर्मा भी इनका समर्थन करते हैं। किसका? मलिक मोहम्मद जायसी को। 1600 महिलाओं ने जोहर कर लिया बाद में। और इनके सेनापति का नाम ध्यान में रखना आपको, गोरा और बादल। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक इतिहासकार था, उसका नाम भी आपको ध्यान में रखना। इतिहासकार का नाम है अमीर खुसरो और उसका ग्रंथ था खजाइन उल फतह। ठीक है, फिर जीत के बाद इन्होंने अपना मतलब अपने बेटे को ये दुर्ग सौंप दिया। बेटे का नाम था खिजर खां और चित्तौड़ का नाम रख दिया खिजराबाद। बाद में मुछाला मालदेव था ना, मुछाला मालदेव को चित्तौड़गढ़ का प्रशासक बना दिया खिजर खान ने। ठीक है साथियों, हमने यहाँ तक चर्चा कर ली। तो आज हम देखेंगे राणा हमीर। सबसे पहले हमीर
का शासनकाल है 1326 से 1364। कब तक है? 1326 से 1364 राणा हमीर का शासन है। देखो रावल शाह का करीब करीब खत्म हो गई, ठीक है। तो 1326 से 1364 सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुइल वंश की पुनः स्थापना। सीधा क्वेश्चन आएगा कि चित्तौड़ गुइल वंश की पुनः स्थापना किसने करी? तो राणा हमीर ने, ठीक है। कहाँ पर करी? चित्तौड़ पर, ठीक है। कब? 1326। और ये क्या थे? सिसोदा ठिकाने के क्या थे? जागीरदार थे, इसलिए इन्हें सिसोदिया कहा गया है। गुइल वंश से सिसोदिया वंश हो गया, ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो सिसोदा का जागीरदार होने के कारण ये क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। पहले रावल शाखा था। एक क्वेश्चन कई बार आता है कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो रतन सिंह था। कौन था? रावल रतन सिंह, ठीक है साथियों। तो राणा हमीर हम पढ़ रहे हैं 1326 से 1364 तक इन्होंने शासन किया। सिसोदा ठिकाने के क्या थे? ये जागीरदार थे, और इन्होंने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुइल वंश की पुनः स्थापना कर ली, और सिसोदा का जागीरदार होने से इन्हें सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अब कह रहे हैं राणा हमीर के दादा कौन थे? लक्ष्मण सिंह। अब देखो पूछ लें दादा का नाम। इस किताब में एक एक अक्षर मैंने पहले भी कहा है, इंपॉर्टेंट है। तो दादा का नाम है, दादा का नाम आपको ध्यान में रखना है। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह किसके? अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाते। अब कह रहे हैं राणा हमीर के बाद जो सभी शासक हैं वो क्या कहलाते हैं? सिसोदिया। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये सिसोदा का क्या था? जागीरदार था। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, ठीक है। और राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की भी संज्ञा किसमें दी गई? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। देखो दो उपाधियां इनकी, मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन। और विषम घाटी पंचानन की उपाधि राणा कुंभा की एक रचना है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, उसमें दी गई, ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे हमीर ने सिंगोल यानी बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सिंगोली के युद्ध में मतलब कौन से शासक ने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया है? तो राणा हमीर ने। और कौन से युद्ध में? सिंगोली। सिंगोली कहाँ पर है पूछ ले, तो सिंगोली आपका है बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। तो हम लोगों ने राणा हमीर पढ़ा है। तो राणा हमीर में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, राणा हमीर का जो शासनकाल है 1326 से 1364 है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 1326 में इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर गुइल वंश की पुनः स्थापना करी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये सिसोदा के क्या थे? जागीरदार थे, इसलिए क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। और इनके दादा क्या थे? लक्ष्मण सिंह, जो अपने बेटों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है। और राणा हमीर यानी उसके बाद राणा हमीर के बाद सारे शासक सिसोदिया कहलाए, क्योंकि ये सिसोदा का जागीर था। और हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि विकट आक्रमणों में ये शेर के समान हो जाते थे, इसलिए इन्हें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थी राणा कुंभा की, उसमें विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई है। फिर अगला ध्यान में रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को राणा हमीर ने हराया था। कौन से युद्ध में? सिंगोली युद्ध में। सिंगोली युद्ध कहाँ पर हुआ था? बांसवाड़ा में। अब आपको एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि सिंगोली का युद्ध कब हुआ, ये आपको पता करना और कमेंट करना है, ठीक है। ये आपको पता भी करना है कि सिंगोली का युद्ध कब हुआ है। अब अगला अपना शासक है राणा लाखा यानी महाराणा लाखा, हम अब पढ़े। अब है महाराणा लाखा। महाराणा लाखा का शासनकाल है 1382 से 1421। कब है? 1382 से 1421। 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक कब बना? 1382 में बना, ठीक है। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था। मारवाड़ के कौन थे? रणमल थे, उनकी बहन थी हंसाबाई, जिनका विवाह लाखा का एक पुत्र था चुंडा, जिसके साथ होना था, मगर परिस्थितिवश ये विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये बड़ी कहानी है, ये आपको इतनी ध्यान में नहीं रखनी है। फिलहाल आपको एग्जाम
के लिए ही प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि विद्वान नहीं बनना है, आपको सिलेक्शन लेना है, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो होना था चुंडा के साथ और हो गया, मतलब होना तो बेटे के साथ हो गया, पिता के साथ। ठीक है, लेकिन इस विवाह की शर्त यह थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा। लेकिन जब लाखा से शादी हुई तो इसमें एक शर्त रखी गई कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई, यानी जो रणमल की बहन है उसका जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। जिससे लाखा के योगी पुत्र चुंडा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। इससे लाखा का पुत्र चुंडा था जो राजा नहीं बन पाया, शासक नहीं बन पाया। चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भीष्म पितामह? क्योंकि उसने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली कि हंसाबाई का पुत्र ही शासक बनेगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। फिर राणा लाखा के समय जवर माइन से चांदी व शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा। अब क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ के किस शासक के समय जावर की खाने थे, वहां से चांदी व शीशा बहुत अधिक निकला? तो महाराणा लाखा। ठीक है, जिससे उसकी आर्थिक समृद्धि बढ़ी और इसी समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील है कहाँ पर? उदयपुर में। और इस झील का निर्माण एक बंजारे ने करवाया, ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार वापस लाखा लाखा का शासनकाल 1382 से 1421। 1382 में लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ का था रणमल, उसकी बहन थी हंसाबाई, और जिसका विवाह लाखा के पुत्र किसके साथ? चुंडा के साथ हुआ। मगर परिस्थितिवश ये विवाह लाखा के साथ हो गया, चुंडा के साथ नहीं हुआ। लेकिन इसकी एक शर्त थी कि इसका जो पुत्र होगा हंसाबाई का वही मेवाड़ का शासक बनेगा। जिससे चुंडा को राज्य अधिकार नहीं मिला, इसलिए इसे राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है चुंडा को। और लाखा के समय जावर एक खान है माइन से, वहां से चांदी व शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे मेवाड़ की आर्थिक समृद्धि बढ़ी। और इसी समय यानी लाखा के समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया, जो आज भी मौजूद है। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे महाराणा मोकल। अगला है महाराणा मोकल। तो मोकल का भी आपको ध्यान में रखना है। इनका शासनकाल 1421 से 1433। ठीक है, ये मोकल वही है जो महाराणा लाखा, जिनकी शादी रणमल की बहन हंसाबाई से हुई थी ना, उनका पुत्र था। ठीक है, मोकल महाराणा लाखा व हंसाबाई का क्या था? पुत्र था। क्योंकि अगर विष्णु प्रतिज्ञा वो नहीं करता चुंडा, तो यहाँ चुंडा शासक बनता, ना कि मोकल बनता। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 1421 में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। चुंडा गद्दी पर तो नहीं बैठा, लेकिन उसने इसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। संरक्षक के रूप में क्यों किया? क्योंकि मोकल क्या था? छोटा था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है, उन्हें लगा कि भाई, हंसाबाई को लगा क्यों ना ये गद्दी पे काबिज ना हो जाए। उसे ऐसा लगा, किसको? चुंडा को। तो वो मेवाड़ छोड़कर कहाँ चला गया? मांडू चला गया। ये एक बार क्वेश्चन आया था कि चुंडा मेवाड़ को छोड़कर जब उस पर संदेह किया जाने लगा तब वो कहाँ चला गया था? मांडू। अब मांडू कहाँ पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मांडू कहाँ पर है? ठीक है, 1433 ईस्वी में मुकल की झीलवाड़ा में चाचा वे मेरा ने मेफा पंवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। अब 1433 में झीलवाड़ा का युद्ध हुआ, जहां पर चाचा वे मेरा थे, जिन्होंने मेहपा पंवार था उसके साथ मिलकर किसकी हत्या कर दी? मोकल की हत्या कर दी। कब? 1433 में। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। और मोकल का पुत्र कौन था? महाराणा कुंभा था। एक बार मोकल 1421 से 1433, ये महाराणा लखा व हंसाबाई का पुत्र था। ठीक है, 1421 में ये जब शासक बना तो अल्पायु यानी कम उम्र थी, तो चुंडा ने इसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। तब जब चुंडा को लगा कि हंसाबाई यानी मोकल की माता उस पर संदेह कर रही है, तो वे मेवाड़ छोड़कर कहाँ चला गया? मांडू। जगह का नाम ध्यान में रखना। और 1433 में झीलवाड़ा के युद्ध में मोकल की चाचा व मेरा ने मेपा पंवार के साथ मिलकर किसकी? मोकल की हत्या कर दी। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, मोटा मोटा। एक हम कुंभा और पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, महाराणा कुंभा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में कुंभा सांगा और महाराणा प्रताप से क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुंभा का राज्यकाल 1433 से 1468 था। ठीक है, मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों पर मेवाड़ का प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों पर विश्वास अर्जित किया। ठीक है, राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर दिया। किसने? जो रायमल था, किसका मामा था ना इसका? मोकल का। ठीक है, इन्होंने उनका प्रभाव समाप्त करके मेवाड़ी जो सामंत थे उनका विश्वास अर्जित किसने किया? कुंभा ने किया। कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। एक बार क्वेश्चन आया है, कुंभा की शक्ति के केंद्र थे चित्तौड़ और कुंभलगढ़, कुंभा की शक्ति के केंद्र थे। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया। अब एक क्वेश्चन आता है, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? सॉरी दोस्तों,
तो 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ, जिसमें मालवा का शासक था महमूद खिलजी प्रथम। उसको हरा कर क्या बना लिया, बंदी बना लिया महाराणा कुंभा। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो चित्तौड़ के किले में है ना विजय स्तंभ। तो क्वेश्चन सीधा आता है कि किस उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, तो सारंगपुर के युद्ध के में विजय हुए थे। इस विजय के उपलक्ष्य में, कौन सा युद्ध, सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था, उसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। फिर नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, इसमें गुजरात की पराजय हुई। नागौर पे शासन कौन करे, इसको लेकर मेवाड़ और गुजरात में क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें पराजय गुजरात की हुई। ठीक है। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से क्या छीन लिया, मंडोर छीन लिया। 1453 में कुंभा ने मंडोर पर शासन कर लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। लेकिन बाद में कुंभा ने अपने पुत्र रायमल का विवाह किससे कर दिया, मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। और बाद में इनकी संधि होगी, जो मंडोर छिना था ना मारवाड़ से, एक संधि हुई थी। संधि का नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना, अवल बावल की संधि, थोड़ा आप ध्यान में रखना। बाकी हम जब हिस्ट्री अच्छे से देखेंगे तब बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो वापस देखो एक बार, कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468, ये आपको ध्यान में रखना। मोकल के बाद महाराणा कुंभा मेवाड़ का शासक बना, और राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त किसने किया, कुंभा ने किया, और सामंतों का विश्वास अर्जित किया। चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया महाराणा कुंभा ने। और 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ, जिसमें मालवा के शासक था महमूद खिलजी प्रथम। ये प्रथम ध्यान में रखना, प्रथम और द्वितीय में कंफ्यूजन होती है। उसको परास्त कर क्या कर लिया, बंदी बना लिया। और इस विजय यानी सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। फिर नागौर का उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था, जो मेवाड़ और गुजरात में एक युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें गुजरात की क्या होगी, पराजय होगी। विजय किसकी हुई, मेवाड़ की विजय हुई। ठीक है। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से क्या छीन लिया, मंडोर छीन लिया। बाद में एक संधि करी, संधि का नाम है अवल बावल की संधि, जिसमें अपने पुत्र यानी कुंभा ने अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। ठीक है, ये आपको थोड़ा मोटा मोटा ध्यान में रखना है। फिर है 1456 में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। ये क्वेश्चन 50 बार आ चुका है कि चंपानेर की संधि कब हुई, 1456 में हुई। किस किस के मध्य, मालवा का तो था महमूद खिलजी, और गुजरात का कुतुबुद्दीन। मारवाल मतलब इसका मालवा का तो महमूद खिलजी और गुजरात का कुतुबुद्दीन था। इसके बीच में चंपानेर की क्या हुई थी, संधि हुई। और इसमें क्या तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करेंगे और उसे हराकर उसके राज्यों को बांट लेंगे। संधि में क्या था कि भाई हम दोनों मिलकर आक्रमण करेंगे किस पर, कुंभा पर, और उसे हराकर और उसके राज्यों को, कुंभा के राज्यों को हम बांट लेंगे। ऐसा माना था महमूद खिलजी प्रथम का और कुतुबुद्दीन का, कि कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर जो कुंभा का राज्य उसको हम क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। ये संधि में प्रावधान था। कौन सी संधि में, चंपानेर की संधि में। ठीक है। 1457-58 में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। 1456 में संधि हुई, लेकिन 57-58 में गुजरात व मालवा के शासक ने मेवाड़ पर क्या करा, आक्रमण किया। मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद होने के कारण विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन कुंभा की कूटनीति ऐसी थी कि दोनों शासकों में मतभेद हो गए। क्या हो गया, मतभेद हो गए, इसलिए वे सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो वापस एक बार, 1433 में कुंभा शासक बना। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ, जिसमें महमूद खिलजी प्रथम को हराया। ठीक है, और इसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया। बाद में नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 में मारवाड़ से मंडोर छीना कुंभा ने। बाद में अवल बावल की संधि के तहत वापस उन्हें मंडोर लौटा दिया। और 1456 में चंपानेर की संधि हुई, किसके मध्य, मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में। क्या हुई संधि, कि कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसका राज्य बांट लेंगे। ठीक है, लेकिन 1457-58 में इन्होंने आक्रमण किया कुंभा पर, लेकिन कुंभा की कूटनीति के कारण दोनों कौन शासक, महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन के बीच मतभेद हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, ऐसा माना जाता है कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। अब क्वेश्चन आता है, महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया, तो 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, जिसमें प्रमुख है सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आया कि अचलगढ़ का दुर्ग किसने बनाया, महाराणा कुंभा ने। सिरोही का दुर्ग किसने बनाया, महाराणा कुंभा ने। कुंभलगढ़ का दुर्ग किसने बनाया, महाराणा कुंभा ने। लेकिन चित्तौड़ का दुर्ग महाराणा कुंभा ने नहीं बनाया, थोड़ा ध्यान में रखना है। एक ये पंक्ति है, देखो, कविराज श्यामल दास भी कुंभा को 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति,
कई बार क्वेश्चन आता है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, ऐसा किसका मानना है? ऐसा श्यामल दास का मानना है। ये श्यामल दास वही है जिन्होंने वीर विनोद की रचना करी थी। ठीक है, आगे देखो, कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध। अब कह रहे हैं कुंभलगढ़ का दुर्ग क्यों प्रसिद्ध है? इसकी एक तो विशेष भौगोलिक स्थिति है, दूसरी इसकी बनावट इतनी शानदार है इसलिए प्रसिद्ध है, और इसका शिल्पी मंडन था। सीधा क्वेश्चन आता है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? तो मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन। कौन था? मंडन था। आगे देखो, कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी तथा संगार चौरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए। अब देखो, ये मंदिरों के नाम ध्यान में रखना है कि कौन सा मंदिर कुंभा ने नहीं बनवाया। तो चित्तौड़ में तो कुंभ स्वामी और संगार चौरी का मंदिर बनाया चित्तौड़ में। ठीक है, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। फिर रणकपुर के मंदिर भी कुंभा ने बनवाए, जो क्यों प्रसिद्ध है? जो अपनी विशालता एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत है। ये मंदिर एक तो विशाल है और इनकी जो तक्षण कला है, अब देखो तक्षण कला किसे कहते हैं? आप कमेंट करके बताना। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि तक्षण कला किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए, ये मंदिर के कौन से मंदिर अपनी विशालता एवं तक्षण कला के कारण अद्भुत है या प्रसिद्ध है? तो ये ऊपर वाले आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आगे देखो, कुंभा एक विद्वान एवं विद्या अनुरागी शासक था। कुंभा खुद विद्वान था और विद्या का अनुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। किससे पता चलता है कि कुंभा वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था? तो एकलिंग महात्म्य एक रचना है किसकी? कान्हा व्यास की। उससे पता चलता है कि इन सब में भी रुचि रखता था। ठीक है, फिर संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ। अब देखो, ये आपको ध्यान में रखना, संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध किसके ग्रंथ है? कुंभा के ग्रंथ है। थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, कुंभा के ग्रंथ कौन कौन से? संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। देखो, एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कुंभा का ग्रंथ नहीं है? संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध और संगीत रत्नाकर। तो संगीत रत्नाकर कुंभा का ग्रंथ नहीं है। संगीत रत्नाकर पर कुंभा ने क्या लिखी? टीका लिखी। यानी जयदेव का गीत गोविंद था उस पर, और संगीत रत्नाकर पर कुंभा ने टीका लिखी थी। मूल ग्रंथ संगीत रत्नाकर कुंभा का नहीं था। संगीत मीमांसा और सूढ़ प्रबंध ही कुंभा के ग्रंथ है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चंडी शतक की भी इन्होंने व्याख्या करी, गीत गोविंद की टीका लिखी और संगीत रत्नाकर पर भी टीका लिखी। किसने? कुंभा ने। इसके काल में कवि अत्रि और मेष ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करी। अब क्यों सुना जाए, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की? कवि अत्रि और मेष ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करी। एकलिंग महात्म्य किसका है? कान्हा व्यास का। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। आगे देखो, तत्कालीन साहित्य ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराज धीराज, ये इसकी उपाधियां हैं। राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों यानी आदि उपाधियों से विभूषित किया जाता है। क्वेश्चन आएगा, निम्न में से महाराणा कुंभा की उपाधि नहीं है? तो ये उपाधि आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था। कह रहे कोई संदेह नहीं है, कुंभा एक प्रतापी शासक था। उसका अंतिम समय क्या था? अंतिम समय कष्ट में था। कुंभा का अंतिम समय कष्ट में था। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को कौन सा रोग हो गया? उन्माद रोग हो गया। एक बार इस रोग का नाम भी पूछ रखा है। तो कुंभा को कौन सा रोग हुआ? उन्माद रोग हो गया, और उसके पुत्र उदा ने 1468 में कुंभा की हत्या कर दी। यानी 1468 में कुंभा का पुत्र था कौन? उदा, जिसने कुंभा की क्या कर दी? हत्या कर दी। ये आपको ध्यान में रखना है। 1468 में कुंभा की क्या हो गई? हत्या हो गई थी। वापस देखो एक बार, कुंभा 1433 से 1468 तक कुंभा का शासनकाल है। ठीक है, 1433 में ये गद्दी पर बैठा। बाद में मेवाड़ पर जो राठौड़ों का प्रभाव था उसे समाप्त कर संबंधों का विश्वास अर्जित किया। केंद्र बनाया चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ, जिसमें मालवा का था महमूद खिलजी प्रथम को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। फिर नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ में गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई, मेवाड़ की विजय हुई। ठीक है, 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से क्या छीना? मंडोर छीना। लेकिन बाद में एक संधि हुई, आवल बावल की संधि। उस संधि के तहत अपने पुत्र का विवाह रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। ठीक है, 1456 में एक संधि हुई, महमूद खिलजी प्रथम जो था मालवा का, और गुजरात का था कुतुबुद्दीन चंपानेर की। इस संधि में तय हुआ कि कुंभा पर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे और उसके राज्य को बांट लेंगे। लेकिन 1457 में इन्होंने आक्रमण किया
कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद उत्पन्न हो गए, इसलिए वे सफलता अर्जित नहीं कर पाए। और 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया, जिसमें सिरोही है, अचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है। शमलदास का भी मानना है कि 84 में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनाए। और कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति और बनावट के कारण प्रसिद्ध था। और कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी और संगार चौरी का मंदिर बनाया। एकलिंग जी का विष्णु मंदिर बनवाया चित्तौड़ में। और रणकपुर के मंदिर भी कुंभा ने बनवाए। ये मंदिर अपनी विशालता और तीक्ष्ण कला के कारण अद्भुत है। आगे कुंभा विद्वान और विद्या अनुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य से ये ज्ञात होता है कि वे वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण और राजनीति में क्या रखता था? रुचि रखता था। फिर कुंभा के ग्रंथ है संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध, संगीत रत्नाकर और गीत गोविंद और चंडी शतक की इन्होंने व्याख्या की, यानी टीका लिखी है। ये इसके ग्रंथ नहीं थे। और इसके काल में अत्रि और मेष, इनके काल में कौन? अत्रि और मेष थे, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना करी। और तत्कालीन साहित्य ग्रंथों में कुंभा की कुछ उपाधियां मिलती है: महाराज धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि। ठीक, अब कह रहे कुंभा निस्संदेह क्या थे? प्रतापी शासक थे, लेकिन अंतिम समय इनका कष्ट में था। और इनको जीवन के अंतिम समय में कौन सा रोग? उन्माद रोग हो गया, जिससे उसके पुत्र उदा ने 1468 में उसकी हत्या कर दी। इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। उदा को मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है। ठीक है साथियों, कल हम सांगा पढ़ेंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आपको अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर करना है। और ऐसा कोई राजस्थान का एग्जाम नहीं है जिसमें इस किताब से क्वेश्चन नहीं आए। और राजस्थान का जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन आता है तो ये किताब मेरे हिसाब से रामबाण साबित होगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महाराणा सांगा के साथ। जय हिंद, जय भारत।